अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में हम कवर करने वाले हैं स्टैंडर्ड इनपुट्स और कुछ प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपस में को रिलेटेड टॉपिक्स ही हैं कि वेरिएबल्स जब आएंगे तो फिर हमें स्टैंडर्ड इनपुट्स की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन जो है हमारे पास वो है स्कैन एफ। ठीक है, इसको पढ़ते हैं स्कैन एफ। ठीक है, हम लैब में इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं देखा था हमने। इन दो तीन एग्जांपल्स जो थी उसमें इसको देख लिया था। तो आज थ्योरी में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इसकी लवाजिमात हैं या क्या सिंटैक्टिकल डिटेल्स हैं जिसके बारे में हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहने से पढ़ा जाता है स्कैन एफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंट एफ पढ़ा जाता है। ठीक है, करता क्या है, इट कॉपीज द डेटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यहाँ पर है हमारे पास कीबोर्ड। तो इस फंक्शन से क्या होता है कि अगर आप कीबोर्ड से कोई भी इनपुट लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो आप इस फंक्शन के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डिवाइस कीबोर्ड ही। अच्छा, अगर मैं स्कैन एफ की कमांड ये जो ऊपर लिखी हुई है इसे रन करूँगा, ठीक है, स्कैन एफ की कमांड अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँगा तो होगा क्या, इसके लिए नीचे बताया हुआ है कि द कंपाइलर विल अटेम्प्ट टू स्टोर इन माइल्स। ठीक है, जो भी वैल्यू आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे, से यहाँ पे सपोज करवा लिया कि 30.5 एंटर किया गया कीबोर्ड से, तो माइल्स के अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी 30.5। यानी आपका एक प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल था, वेरिएबल पे हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं। डेटा होल्ड करने के लिए कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये बात हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी डेप्थ में कर चुके हैं। तो होगा क्या कि स्कैन एफ के फंक्शन से मैं चाहूँ तो रन टाइम पर यूज़र से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू सेट करा सकता हूँ, रीसेट करा सकता हूँ, कुछ भी करा सकता हूँ। ठीक है, लास्ट में हमने फिक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ के साथ डील किया था। ठीक है, वो हमें अगर चेंज करनी पड़ती थी तो हम कोड में आके बार बार चेंज कर रहे थे और वो प्रोग्राम हमारा इतना इंटरैक्टिव नहीं था। तो स्टैंडर्ड इनपुट भी अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा प्रोग्राम मोर इंटरैक्टिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ का सिंटेक्स मिलता जुलता ही है, लेकिन डायरेक्शन का फ़र्क है। स्कैन एफ में डायरेक्शन होती है इस तरीके से कि आप जो भी कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे वो आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यानी राइट हो रहा है। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, राइट या ओवरराइट भी कह सकते हैं। अगर प्रीवियसली जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी तो ओवरराइट भी कह सकते हैं। जबकि प्रिंट एफ में यही वेरिएबल रीड हो रहा होता था, इसकी वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर जाकर प्लेस होती थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राइट हो रहा है। और परसेंट एफ ये बता रहा है कि जो यूज़र से मैं डेटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक फ्लोटिंग वैल्यू होगा। अगर मैं परसेंट डी यूज़ करता तो इस बात की तरफ इंडिकेट करता कंपाइलर को कि मैं कोई होल नंबर इनपुट लेना चाह रहा हूँ, या परसेंट सी यूज़ करता तो मैं बताता मैं करेक्टर डेटा टाइप इनपुट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये परसेंट एफ ने ये बताया कि मैं एक फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट लेना चाह रहा हूँ, और डेफिनेटली अगर मैं फ्लोटिंग ले रहा हूँ तो जिस वेरिएबल में स्टोर करूँगा तो उसकी डेटा टाइप यानी माइल्स की डेटा टाइप भी फ्लोटिंग ही होनी चाहिए, फ्लोट ही होनी चाहिए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मैच होना ज़रूरी है, इंटीजर के साथ परसेंट डी, फ्लोट के साथ परसेंट एफ एंड करेक्टर के साथ परसेंट जी। रिगार्डलेस आप एफ यूज़ कर रहे हो, स्कैन एफ यूज़ कर रहे हो, डेटा टाइप मैच होना ज़रूरी है, वरना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान दें कि यहाँ पे ये लगा हुआ है एड्रेस ऑपरेटर, या जिसे M% करेक्टर या M% साइन भी कहा जाता है। ये प्रिंट एफ में यूज़ नहीं होता, लेकिन स्कैन एफ में ये यूज़ होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स और आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। जब भी स्कैन एफ यूज़ करें तो वेरिएबल के नेम से पहले आप M% का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट एड्रेस ऑफ। ठीक है, तो जब भी आप इनपुट लें स्कैन एफ के थ्रू, ठीक है, तो आप M% का साइन यूज़ करेंगे। ये सिंटेक्स का पार्ट है, अगर आपने मिस किया तो आप जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। In the context of this input operation, the M% operator tells the scanf function where to find each variable to store a new value. अच्छा, each वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप चाहें तो मोर देन वन वेरिएबल को भी scanf के अंदर यूज कर सकते हैं। वो आगे भी एग्जांपल में मैं बताऊंगा कैसे। If the M% sign were omitted, scanf would know only a variable current value.
not its location in the memory. So scanf would be unable to store a new value in the variable. ठीक है, ये वही बात कह रहे हैं कि अगर आपने भूल गए या मिस कर दिया एम्परसेंड का साइन तो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर सकेगा फंक्शन, और एक्सेस नहीं कर सकेगा तो जो भी वैल्यू आपने इनपुट की है वो उसमें स्टोर नहीं होगी, न्यू वैल्यू नहीं आ सकेगी, प्रीवियसली जिसमें मौजूद था वही रहेगा। ठीक, ये हो गई थोड़ी सी थ्योरी स्कैनएफ की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई एग्जांपल हमारे पास गिवन है इसकी। अच्छा, एग्जांपल पे जाने से पहले एक और थोड़ा सा सब टॉपिक है हमारे पास कमेंट्स। इस पे पहले भी बात की जा चुकी है लेकिन ऑफिशियली थ्योरी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। आपके सोर्स कोड का मतलब है जो आप कोडिंग लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, ये कहलाती है सोर्स कोड या कोड फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो सोर्स कोड का वो पार्ट जो कंपाइलर इग्नोर कर दे वो कहलाते हैं कमेंट। कंपाइलर इग्नोर कर दे का मतलब क्या है कि वो आपके सोर्स कोड का हिस्सा ही नहीं है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, वो स्किप कर दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कोड में कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसी हो, डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ या हो सकता है टेस्टिंग पर्पज़, या टेम्परेरीली आप किसी लाइन को चाहते हैं कि कंपाइलर एग्जीक्यूट ना करे, तो आप यूज़ करते हैं कमेंट्स, और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं कमेंट्स। आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में डील करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्लूडिंग कमेंट्स बढ़ती जाएगी। ठीक है, कमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए भी होते हैं, कमेंट बाज़ का टेस्टिंग वगैरह में भी आप यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि ये लाइन अगर मैं स्किप कर दूं तो मेरे रिज़ल्ट पे क्या फ़र्क आएगा, या कोई अदर लाइन एग्जीक्यूट कर दूं तो क्या आएगा, तो इसके लिए आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या है, बहुत सिंपल सा है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंगल लाइन के लिए आप यूज़ करते हैं डबल स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैशेस हैं, और अगर मल्टी लाइन कमेंट करने हैं तो आप यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टार, और देन जहाँ तक आपको कमेंट करने मल्टी लाइन है, यानी अगर आप एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हैं तो यू शुड प्रेफर मल्टी लाइन कमेंट। और जैसे मुझे यहाँ पर एंड करना था तो मैंने यहाँ पे स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश लगा दी। ये बता रहा है स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग और एंडिंग का मार्कर है किसका, कमेंट्स का। तो आप कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नेसेसिटी नहीं है, जाहिर सी बात है, जब कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम में डॉक्यूमेंटेशन या अपने लिए इंस्ट्रक्शंस आप छोड़ दें, या आपने आपको समझाना हो कि इस प्रोग्राम में, इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन में मैं क्या करना चाह रहा हूँ या क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप अपने कोड के अंदर ही यानी अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी करें, अपने नोट्स भी बनाना चाहें, तो कमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नोट्स डिस्क्रिप्शन करने के लिए आपके काम आते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ये भी हम कवर कर चुके हैं, करके एग्जाम्पल में देख चुके हैं, तो इसकी एग्जाम्पल में मैं नहीं जाऊँगा। सामने एक एग्जाम्पल है, इसी को देख लीजिए। ठीक है, अब हेडिंग हमारे पास आ रही है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक कवर किया था, उसका नाम था सिर्फ और सिर्फ डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो दोनों टर्म्स में सिर्फ फ़र्क ये है कि जब सिर्फ और सिर्फ आप डेक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं तो आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी सिर्फ आप ये भी लिखेंगे, यानी आगे मैं x = 10 ना लिखूं तब भी ये वेरिएबल की डेक्लेरेशन कहलाएगी। ठीक है, यानी y के साथ में 5 ना भी लिखूं तब भी ये वेरिएबल डेक्लेरेशन कहलाएगी, लेकिन ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगी। इसके बरक्स अगर मैं अपने वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर रहा हूँ उस वक्त इक्वल्स टू लगाकर कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग पॉइंट या डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सप्लाई कर देता हूँ, तो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन को वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने उसको इनिशियली जब आपने उसको क्रिएट किया तभी एक वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन उस वक्त होती है जब आप वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त ही कोई ना कोई उसे वैल्यू या डेटा सप्लाई कर दें यूजिंग इक्वल्स टू। तो ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है कहला रही है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फर्क है कि अगर मैं उसको इनिशियल वैल्यू दे दूंगा तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगी, अगर कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगी। तो इट वाज जस्ट कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये एक और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ होती है, कि मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए कोई वैल्यू भी असाइन कर दूं तो इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक आपके पास सैम्पल प्रोग्राम है। ठीक है, ये कराने के पीछे मकसद ये है कि एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है या ट्रिकी प्रॉब्लम है जो अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती है। और प्रॉब्लम क्या है, स्वैपिंग इनिशियल वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। इनिशियली अगर देखा जाए तो x की वैल्यू मैंने असाइन की है 10
और y की वैल्यू मैंने असाइन की है 5, ठीक है। और स्वैपिंग का मतलब क्या होता है कि मैं इन दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज कर दूं, यानी मैं कुछ ऐसा करूं कि x के अंदर वैल्यू 5 आ जाए और y के अंदर वैल्यू 10 चली जाए, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि x के अंदर वैल्यू 5 आ जाए और y के अंदर वैल्यू 10 हो जाए, यानी इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाए या स्वैप हो जाए, ठीक है। तो इसके करने के लिए मेरे पास नीचे 3 स्टेप्स लिखे हैं और बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, और ये काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैंने सारे तरीके इसमें मेंशन किए हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं ये फर्स्ट वन। सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी है, मैंने कहा है कि मैं x के अंदर x+1 कॉपी कर देता हूँ। x की वैल्यू 10 है, x प्लस वाई कॉपी कर देता हूँ, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई इज़ 15। ध्यान रहे अभी तक ये मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ रीड हो रहे होते हैं, उनका डेटा चेंज नहीं होता। तो x की वैल्यू स्टिल 10 है और y की वैल्यू स्टिल 5 है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो 15 जनरेट हो चुका है। लेकिन जैसे ही ये इक्वल्स टू का साइन आया और इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मेरे पास वेरिएबल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो राइट हो जाएगी या ओवर राइट हो जाएगी। और होगा क्या कि इसमें x के अंदर कौन सी वैल्यू कॉपी हो जाएगी, 15। तो अब ध्यान रहे x की वैल्यू चेंज होकर क्या हो चुकी है, 15। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है x नाउ बिकम 15। अब x में 15 आ चुका है। अगला स्टेप क्या करा हुआ है मैंने कहा हुआ है x में से अगर मैं y की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, x की चेंज हुई है ना। x की वैल्यू जो है मेरे पास 15 हो चुकी है, लेकिन y की वैल्यू स्टिल 5। x की वैल्यू ये नहीं है लेकिन y की वैल्यू यही है। तो अगर मैं 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी x माइनस वाई करता हूं, तो इसका रिजल्ट जो है मेरे पास आने वाला है 10। क्योंकि 15 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास 15 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 10। और उस 10 को मैं किस में असाइन कर रहा हूँ, y में। तो इस मर्तबा y की वैल्यू जो है चेंज होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 10। अच्छा x की भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए। x की प्रीवियसली चेंज होकर हो गई थी 15 और y की हो चुकी है अब चेंज होकर सेकंड स्टेप में 10। और अगर अब मैं 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, यानी x की वैल्यू में से y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 5। और ये अगर मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, x को असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ कि अब जो वैल्यू मेरे पास 5 थी वो किस में जाके कॉपी हो गई, x में। तो इधर से 15 जो है फिर रिप्लेस हो गया और क्या बन गया 5। तो अगर इस स्टेज पर मैं x और y की वैल्यू प्रिंट करूंगा, ध्यान रहे इस स्टेज पर, यानी यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करता इस जगह पर तो मेरे पास जो है रिजल्ट आता x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5। लेकिन इन 3 स्टेप्स के बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा x और y, तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, x की वैल्यू हो चुकी है 5। तो x यहाँ पे 5 प्रिंट होगा और y जो है यहाँ पर 10 प्रिंट होगा। तो अगर कंपेयर किया जाए इनको अपनी इनिशियल वैल्यू से, तो इनिशियली x में 10 था और y में 5 था, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग दीज स्टेप या एग्जीक्यूटिंग दीज स्टेप्स x की वैल्यू 5 हो चुकी है और y की वैल्यू 10 हो चुकी है। यानी इन अदर वर्ड मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो गई है बाय अप्लाइंग दीज स्टेप्स, ठीक है। ये स्टेप्स सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ठीक है, कि मैं दो नंबरों को ऐड कर दूं, ठीक है, और फिर मैं से किसी भी एक को सेपरेट कर दूंगा तो मुझे डेफिनेटली दूसरा नंबर मिल जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। मैं क्लियर करके इसको दोबारा से बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स क्या हुई हुई है। इनिशियली मेरे पास x में 10 है, y में 5 है, इन दोनों को सम करता हूँ तो मुझे मिलता है 15, ठीक है। अब अगर 15 में से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर लूँ या y को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, मुझे अदर नंबर वापस मिल जाएगा। वही है ना जो मैंने ऐड किया था, उनमें से कोई भी एक नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो अदर वन मेरा आंसर होगा। तो मैंने इस वक्त क्या किया, ये वैल्यू मुझे कहीं ना कहीं स्टोर तो करनी थी, मैं इसको ऑन द फ्लाई हैंगिंग तो नहीं छोड़ सकता। तो मैंने अगर ये x में स्टोर कर ली तो x की ये वैल्यू तो लॉस हो गई। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं y को सब्ट्रैक्ट करके देखूँ। तो मैंने y को सब्ट्रैक्ट करा। अगर मैं y को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टोटल में से तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग आंसर बचेगा वो क्या होगा, x वाला बचेगा। तो वो मेरे पास बचा था 10।
लेकिन मैंने 10 को y में सेव कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जो पहले x की वैल्यू थी वो अब जाके y में सेव हो गई, ठीक है। और अगर मेरे पास ये 10 वैल्यू आ चुकी है, तो मुझे पता है टोटल 15 है, टोटल 15 में से अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो रिमेनिंग मेरे पास 5 बच जाएगा। और 5 को मैं कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, x में। तो प्रीवियसली जो वैल्यू मेरे y में स्टोर थी वो अब जाके मेरे किस में स्टोर हो जाएगी, x में स्टोर हो जाएगी। तो ये सिंपल से 3 स्टेप है। अब आप समझा भी दिए मैंने, लेकिन अगर समझ में ना भी आए तो ये समझ लो कि डिट्टो है, यही स्टेप्स फॉलो होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली, ये स्वैप के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सिर्फ मैंने एक स्वैप की एक्सरसाइज करा दी यहाँ पे। सिर्फ मुझे जो पर्पस है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन समझाना और ये समझाना कि वेरिएबल की वैल्यू आगे चल के चेंज हो सकती है, ठीक है। मैं उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, कोई भी रैंडम ऑपरेशन हो सकता है और कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कहना चाहिए यूजफुल एग्जांपल रखी है जिसमें मैं साथ साथ दूसरा पर्पस भी सर्व करवा रहा हूँ कि आप स्वैपिंग कर रहे हैं। तो स्वैपिंग भी हो गई इधर, और हमने ये भी देख लिया कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है बाय अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन, सॉरी अलजेब्रिक नहीं, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया। यही सेम काम मैं चाहूँ तो प्लस और माइनस के बजाय मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन से भी कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पे मैं मल्टीप्लाई रिप्लेस कर दूँ, और जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ पे मैं डिवाइड रिप्लेस कर दूँ, तब भी ये काम एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों का टास्क थोड़ा सा ये है कि ये दोनों प्रोग्राम को आप, हो सकता है पूरी बात समझ में आई हो सकता है ना आई हो, ये दोनों प्रोग्राम को आपने यानी घर से ट्राई करना है, यानी कोड करके देखना है कि ये ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसा है कि नहीं। और अगर आप चाहें तो इनमें हर लाइन के बाद, हर स्टेटमेंट के बाद, यानी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम ये वाली प्रिंट एफ की लाइन प्रिंट करा के देख लें, ठीक है। और यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग ना लिखें, आफ्टर स्टेप 1, आफ्टर स्टेप 2, आफ्टर स्टेप 3 कर दें, तो आपको ये जो कमेंट में मैंने लिखा हुआ है ना, ये भी रिजल्ट में मिलता जाएगा, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिबग कर सकते हैं कि मेरे हर स्टेप पे क्या रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्राम आप ट्राई कीजिएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करूँगा, मैथमेटिक्स है और उसको सिर्फ हमने प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, जो अभी हमने किया स्वैपिंग का, वो किया विथ 2 वेरिएबल्स। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्वैपिंग करें विथ और विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी थर्ड वेरिएबल अलाउ है या नहीं है। तो ये सवाल दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, स्वैपिंग विथ थर्ड वेरिएबल या स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो जो अभी प्रीवियस हमने मेथड पढ़ा वो था विदाउट थर्ड वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, उसमें x था और y था, जबकि यहाँ पे मैंने x y के साथ एक और टेम्पररी वेरिएबल यूज़ किया जिसका नाम है 10। और ये वाली अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इसमें मैंने 3 वेरिएबल यूज़ किए, और अभी आप देखेंगे भी कि कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जो प्रीवियस 2 अप्रोचेस हमने देखी, हमने देखी, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, उसमें एक लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप के लिए सुटेबल है। न्यूमेरिक का मतलब क्या है, इंटीजर के लिए हो तो ही काम करेगी, लेकिन अगर आपका डेटा मैं बदल दूँ, कहूँ कि वो करेक्टर डेटा टाइप का है, तो वो जो अभी प्रीवियस स्लाइड पर हमने 2 एक्सरसाइज देखी वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो अर्थमेटिक मैनिपुलेशन हुई है, और करेक्टर डेटा टाइप पर मैं अर्थमेटिक मैनिपुलेशन से कर ही नहीं सकता, करूँगा तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे। तो फिर जेनरिक अप्रोच जो हर डेटा टाइप पे अप्लाई हो सकती है वो है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और बड़ी सिंपल सी वेरिएबल एग्जांपल है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आपके पास से 2 जग्स मौजूद हैं फिजिकली, एक जग में आपके पास से मैंगो जूस है, और जग ए में आपके पास मैंगो जूस है, और जग बी में आपके पास ऑरेंज जूस है, ठीक है। जग ए इज़ मैंगो जूस, जग बी इज़ ऑरेंज जूस। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप इसके कंटेंट या जूसेस स्वैप कर दें, यानी जग ए में मैंगो के बजाय ऑरेंज ले आएँ, और जग बी में ऑरेंज के बजाय मैंगो लें, ठीक है। तो अब आपसे ये एक सिनेरियो मैंने क्रिएट किया, और सवाल ये आप कैसे करेंगे। आपको 2 फिजिकली जग में से उसका जो जूसेस हैं उनको बदलना है, यानी जग ए वाला जग बी में डालना है और जग बी वाला ए में डालना है। आपके स्टेप ऑफ एक्शन क्या होंगे, आप किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये पॉसिबल होगा। जो भी जहन में सिनेरियो आ रहा है आप बता सकते हैं।
मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताएं आराम से। अच्छा, मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं कि थर्ड वन लेंगे, एक और जग लेंगे सर, पहला सेकंड को किसी एक्स्ट्रा जग में डालेंगे, देन ठीक है, बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस है। मैं क्या करूँगा, एक और थर्ड जग ले लेता हूँ, से जग सी। किसी को भी मैं चाहूँ, ए वाले को बी वाले को पहले सी में डाल दूंगा। अगर ए को डाला तो ए खाली होगा, ए में मैं वापस जो बी है उसको डाल दूंगा। अब बी खाली हो गया तो बी में वापस से मैं सी को डाल दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यूजिंग थर्ड जग मैं ये काम कर लूँगा। इवेंचुअली मुझे अचीव हो जाएगा कि जग ए का जूस जो है वो ऑरेंज बन जाएगा और जग बी का जूस मैंगो बन जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये काम हो रहा है कि एक्स और वाई जो हैं आपके वही हैं, जग ए और जग बी, और टेम्पररी जो वेरिएबल है, नाम टेम्पररी का मतलब है इसको मैं टेम्पररी यूज़ कर रहा हूँ फॉर सर्विंग सम पर्पस, और वो क्या है, जग सी वाला पर्पस। तो उस पर तो बाद में आएंगे कि कैसे काम कर रहा है। उससे पहले अगर आप देखें तो मैंने यूज़र से कहा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल के साथ इंक्लूड कर दिया है एक्स और वाई को। और अगर आप स्कैन एफ में देखें, 2 मरतबा मैंने लिखा है %d एंड %d। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आगे चाहूँ तो 2 मरतबा वेरिएबल लिख सकता हूँ, बिल्कुल वैसी जैसे प्रिंट एफ में लिखता था, बिल्कुल वैसी स्कैन एफ में। स्कैन एफ में मुझे मैसेज वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होगा क्या, जो यूज़र पहली वैल्यू एंटर करेगा वो आके किस में कॉपी हो जाएगी, एक्स में। एम्परसेंड का साइन मैंने लगाया है तो हो जाएगी। और दूसरी वाली वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा वो आके किस में सेव हो जाएगी, वाई। यानी यूज़र ने एंटर किया एक्स में कोई भी वैल्यू तो एक्स में आ जाएगी, पहली वैल्यू एक्स में आ जाएगी, दूसरी वैल्यू वाई में। फिलहाल जो मैं डेटा टाइप से डील कर रहा हूँ वो इंटीजर है, लेकिन अगर मैं कैरेक्टर से डील करना चाहूँ तो यहाँ पे %d की वजह सिर्फ %c आ जाएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो आपके पास सोल्यूशन है ये किसी भी डेटा टाइप पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इंटीजर से डील कर रहे थे तो सारे के सारे मैंने इंटीजर ही छोड़ दिए। देन मैं कह रहा हूँ बिफोर स्वैपिंग एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट करा के देख लूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता यूज़र ने कुछ एंटर किया होगा। सपोज कर लेते हैं यूज़र ने एंटर किया वही बात 10 और दूसरी वैल्यू यूज़र ने एंटर की 5। ठीक है, तो इनिशियली एक्स में 10 है और वाई में 5 है। तो अगर मैं ये वाली कमांड लिखूंगा टेम्प इक्वल्स टू एक्स, तो टेम्प के अंदर क्या चला जाएगा, सॉरी 10 के अंदर जाएगा, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 10, तो टेम्प के अंदर क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। देन y इक्वल्स टू एक्स करूंगा तो x के अंदर जो भी था वो ओवरराइट हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू थी 5 तो x के अंदर आ गया मेरे पास 5। देन y इक्वल्स टू टेम्प लिखूंगा, टेम्प के अंदर ये देख सकते हैं आप मेरे पास क्या मौजूद है 10, तो ये वैल्यू क्या है इसमें कॉपी हो जाएगी और इसमें आ जाएगा 10। और अगर इस स्टेज के बाद अगर मैंने प्रिंट की वैल्यू x और y की, तो आपको पता है x की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू आई हुई है 5 प्रिंट होगा, और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी इस जगह पर, आप देख सकते हैं y की लेटेस्ट वैल्यू है मेरे पास 10। तो इस तरीके से भी मैं स्वैपिंग अचीव कर सकता हूँ, लेकिन यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और ये वाला सोल्यूशन जेनरिक एंड यूनिवर्सल है फॉर एनी डेटा टाइप, या यूँ कहा जाए ये आसान सोल्यूशन है। जो पहले वाले मैंने आपको बताए वो हैं थोड़े से रिलेटिवली इससे डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें आपको तीसरा वेरिएबल नहीं प्रोवाइड किया गया। तो वो वाला क्वेश्चन भी अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है ट्रिक क्वेश्चन में कि आपको तीसरा वेरिएबल अलाउ नहीं है यूज़ करना, तो आप कैसे करेंगे। तो वो सोल्यूशन आप कर सकते हैं जो मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड पे, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेबल है टू इंटीजर डेटा टाइप, और वही सेम सोल्यूशन यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, आप चाहें तो उसकी जगह ये ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर कहलाता है आपका ज़ोर ऑपरेटर। ठीक है, ज़ोर ऑपरेटर क्या होता है वो आप एक और किसी कोर्स में पढ़ेंगे, डिजिटल लॉजिक के कोर्स में, लेकिन ये मैंने बता दिया कि ये वाला प्रोग्राम भी वैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें तीनों ऑपरेटर सेम लगे हुए हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर है ये,
और जाहिर सी बात है डेसिमल नंबर जो है होल नंबर मेमोरी में जाके बाइनरी में ही हो रहे होते हैं, तो ये काम भी कर सकते हैं। वही ऑपरेशन है, पहले मैंने प्लस और माइनस से किया, फिर मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड से किया, लेकिन मैं चाहूँ तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं 2 वेरिएबल अप्रोच में सारे के सारे जोर ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल मैंने कराई आपको और चारों से मुझे एक ही जैसा रिजल्ट अचीव होगा। ठीक है, आपने देखा कि मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 अलग अलग सोल्यूशन दिए हैं। ये बात समझ रहे? तो ये चारों एग्जाम्पल कराने का पीछे एक और बात पे एम्फेसाइज करना था कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही सोल्यूशन आए। 4 अलग अलग लोग अगर उसे सॉल्व करने बैठेंगे तो हो सकता है कि वो 4 अलग अलग सोल्यूशन प्रेजेंट करें। ठीक है, हो सकता है कि स्टूडेंट ए ये लेफ्ट वाला सोल्यूशन दे, स्टूडेंट जो दूसरा है वो राइट वाला दे, और मैं सोल्यूशन दे दूँ जो प्रीवियस स्लाइड पे देता है। तो सारे सोल्यूशन सही हैं, कोई सोल्यूशन गलत नहीं है। सोल्यूशन सही कब कहलाएगा कि जब आप उसको इनपुट सेम दें, किसी भी सोल्यूशन को इनपुट सेम दे रहे हो और आउटपुट वही सेम जनरेट हो रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है। यानी इनपुट मैं इसको 10-5 दूँ और मुझे रिजल्ट इसका जो है 5-10 रिसीव हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि अगर ये चारों सोल्यूशन ये काम कर रहे हैं तो ये चारों सोल्यूशन सही है। अब कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, बाज़ औक़ात पर्सनल फेवरेट भी हो सकते हैं, बाज़ औक़ात कोई रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, मैं एग्जाम में ज़रूर आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि स्वैपिंग करें बस 2 वेरिएबल्स की, कुछ नहीं बोलता, तो आप इन चारों में से कोई सा भी सोल्यूशन लिख देंगे मैं सही मान लूँगा। लेकिन अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ एग्जाम में या क्विज में, मैं कहता हूँ कि आप स्वैपिंग करें लेकिन मस्ट है आप तीसरा वेरिएबल यूज़ करेंगे, तो आप समझ गए कि इस चारों में से 3 सोल्यूशन एप्लीकेबल नहीं रहे, सिर्फ एक ही एप्लीकेबल है 3 वेरिएबल वाला, वो ये है। लेकिन इसका अपोजिट भी कह सकते हो सकता है मैं कहूँ सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज़ करें और फिर सॉल्व करें, तो फिर इसका मतलब है ये वाला सोल्यूशन फिर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा तीनों सोल्यूशन में से आप कोई सा भी सोल्यूशन कर देंगे मैं सही मान। बात समझ रहे हैं? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर कैन बी मैनी पॉसिबल सोल्यूशन और सारे ही एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कोई कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है नहीं, अगर नहीं लगाई गई है रियल लाइफ में बाज़ औक़ात रिस्ट्रिक्शन होती है बाज़ औक़ात नहीं होती, तो आपको उस रिस्ट्रिक्शन के लिहाज से या उस लिमिटेशंस के अंदर अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने स्वैपिंग की 4 अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देख ली और चारों का रिजल्ट सही। आप ये वाली भी ट्राई कीजिएगा, चारों कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ये वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, थर्ड वेरिएबल वाली, और जो जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस वाली तो तीनों एक ही जैसी हैं, आपको सिर्फ ऑपरेटर बदल बदल के बाद वेरीफाई करनी है कि रिजल्ट सही है या नहीं। तो ये एक्चुअली 2 कैटेगरीज हो गई, 3 वेरिएबल और विदाउट 3 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल्स वाला सोल्यूशन एंड 3 वेरिएबल। तो ये 2 सोल्यूशन हैं और दोनों को ट्राई करके कंपेयर कीजिएगा, इससे आप लोगों की लर्निंग होगी और हो सकता है जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, रिजल्ट्स इन सब के यही आएंगे अगर मैं इस तरह के नंबर दूंगा। ये मैंने आउटपुट दिया भाई, पहला नंबर 4 है, दूसरा नंबर 5 है, तो एक्स में 4 गया है, वाई में 5 गया है। बिफोर स्वैपिंग प्रिंट करा के दिखाया हुआ और आफ्टर स्वैपिंग भी दिखाया हुआ। प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल्स की 2 और एग्जांपल्स, हम इससे ज़्यादा मुश्किल एग्जांपल ऑलरेडी लैब में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी नो हाउ के लिए एंटर एंड इंटीजर मैंने स्कैन एफ किया और इससे आपको पता है क्या होगा, जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा यहाँ आ जाएगा, और जब मैं प्रिंट कराऊंगा वापस एक हो तो एक के अंदर वही वैल्यू होगी जो यूज़र ने एंटर किया, यानी एंटर एंड इंटीजर, यूज़र ने 99 एंटर किया तो यूज़र को वापस मैंने डिस्प्ले करा के दिखा दिया कि आपने 99 ही एंटर किया है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल थी स्कैन एफ की। इसके अलावा ये सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, 3 इंटीजर मैंने लिए, यूज़र से बोला एंटर 2 नंबर और ए और बी में मैंने स्टोर किया, ए और बी में यूज़र ने जो भी नंबर एंटर किए हैं मैंने उनका सम किया और सम करके उसका रिजल्ट सी में स्टोर किया और देन फाइनली सी को यूज़र को डिस्प्ले करा दी। तो इसमें क्या होगा, सिंपली मैं 2 नंबर को ऐड करके यूज़र को उसका सम दे रहा हूँ। तो यूज़र ने अगर 4 और 5 एंटर किए तो मैं उसको सम बताऊँगा तो वो आएगा मेरे पास 9। ये एक्सरसाइज भी ऑलरेडी हम लैब में कर चुके हैं। एडिशन वाली 2 नंबर जो हमने लिए थे, टोटल मार्क्स किया था और फिर इसी तरह का एक टास्क भी दिया था जिसमें एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने। तो अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि लैब में हम इससे आगे का स्टेप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। रिगार्डिंग स्कैन एफ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, वेरिएबल से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है,
जो भी मतलब आज हमने कवर किया उससे रिलेटेड। जी क्लास, कोई कंफ्यूजन? मैं आगे बढ़ूं फिर? चलें ठीक, ठीक है। मैं बार बार एक बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इस कोर्स को ट्राई नहीं करेंगे तो ये कोर्स समझ नहीं आएगा जी। और ये सोचें कि अभी तो शुरू शुरू है, बाद में चल के ट्राई कर लूँगा, तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में चल के जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि आप फिर समझ नहीं पा रहे। ठीक है, शुरू से ही जो बेस मजबूत होगी, छोटी छोटी बातें जो गलतियां हैं शुरू में ही क्लियर हो जाएंगी ना, तो बर्डन कम होगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर वहाँ जाके आप फिर वही वाली बात, आप हिम्मत हार देंगे कि तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, फिर आप सोचेंगे बस पास हो जाए किसी तरीके से कोर्स, फिर आप सोचेंगे क्या ज़रूरत है इस कोर्स की। तो बात ज़रूरत की है ऐसी, मैंने इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल आपके लिए है। एम्बेडेड की आपकी पूरी डोमेन इसी पर है, और लॉजिक बिल्डिंग भी इसमें आप सीख रहे हैं, तो इस कोर्स को प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, एस्केप करेक्टर या एस्केप सीक्वेंस ये भी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, कुछ लैब में बताए गए थे, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने कहा वह एक्सप्लोर करें। बस थोड़ी सी बात बता देता हूँ, एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, बैक स्लैश आर का कैरेज रिटर्न, टैब, वर्टिकल टैब, बैक स्पेस, ये हम ट्राई कर चुके हैं। अलर्ट ट्राई कीजिएगा, हो सकता है बीप का साउंड आया, पीसी पे आता था, लैपटॉप का आई डोंट नो। सिंगल कोड, डबल कोड भी हम ट्राई कर चुके हैं, और डबल बैक स्लैश से भी हम ट्राई कर चुके हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा मज़ीद, और हम काफ़ी हद तक इसे एक्सप्लोर कर भी चुके हैं। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ इस लेक्चर की आप लोगों की, फिर हम कंक्लूड करेंगे। जब तक अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई क्यूरी है? जी तमीम, अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है क्लास, तो ये वाला लेक्चर तो हमारा यहीं तक था, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।